इमाम को डर लगता है। लेकिन मैं डरता हूँ, ऊपर वाले से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता। उन अय्यारों और मकारों में थोड़े हूँ जो लाश पर देखकर मुस्कुरा कर तस्वीर खिंचवाऊं। आप प्राइमरी का टीचर ही +2 के बच्चों को क्या पढ़ाएगा, खाक। और आज अगर नौकरी दे रहा है तो ताली पीट रहे हैं लोग। जो चीर हरण हो रहा है सीता का यहाँ पर, ये कितने बेशरम हमारे पहरेदार हैं जो उसकी पहरेदारी नहीं कर पा रहे हैं। बिहार सरकार ने चूंकि कल कारखाने नहीं खोले, जो अगर हिंदू और मुसलमान दिखे वो अच्छा इंसान कब हो सकता है। वक्त के हुक्मरानों को फुर्सत नहीं मिली, अख्तुल ईमान ने बातें उठाई। रास्ता चलते हुए बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां पढ़ाओ की बातें लोग कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज में मामला देखा आपने कि पास करना है तो खुश करना है, आपने देखा होगा। डर लगाने की कोशिश लोग कर रहे हैं और इंसान को अपने सुरक्षा के लिए प्रयासरत होना चाहिए। अगर अख्तुल ईमान को डर लगता तो वक्त के हुक्मरानों के सामने में इतना जुर्रतमंदी के साथ अपनी बातों को नहीं रखता। नीतीश जी को फुर्सत नहीं हुआ, अख्तुल ईमान पहली बार गया, उनके पुलिस वालों ने रोका, दूसरी बार गया। जिनके घर जले, जिनके कारोबार लूटे, उनको जाकर हम लोगों ने रिलीफ का काम किया है। कि जुल्म कहीं भी हो, ज्यादती कहीं हो, पगड़ी किसी को उछाली जाए, मारा किसी को जाए, कहीं भी हो, तो सबसे पहले अगर आवाज कोई उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब्त की कुव्वत न होगी, हालात गम जब सुनोगे, उससे बेहतर के चुप ही रहूं मैं, वरना सुनते ही रो पड़ोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। अभी हमारे साथ अख्तरुल इमाम हैं। इन पे बहुत सी बातों को लेकर मतभेद भी होता है। आइए उनसे मुलाकात करें। भाषाओं से अलग हो जाते हैं, अलग हट के बात करने लगते हैं। जो हमारे जो कौम है वो खतरे में। आपको क्या लगता है? पहले देशवा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बता दूं कौम का अर्थ आपके सामने में क्या है। कौम का मतलब कोई विशेष कम्युनिटी नहीं होती है। कौम का जो हिंदी में शब्द है वो है राष्ट्र, अंग्रेजी में नेशन है ना। तो इसलिए कौम का अर्थ ये समझ लीजिए, कौम का अर्थ मुसलमान और हिंदू नहीं है। कौम का अर्थ है कि पूरे राष्ट्र में बसने वाले लोग जिनकी राष्ट्रीयता एक हो, वो ये कौम है। मैं पूरे कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं विशेषकर मुसलमानों की नहीं, मैं मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सरकारी जो विषमता है विकास के मापदंड में, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ। इसलिए आपने सही कहा है कि मैं कौम की लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन कौम की परिभाषा मैंने कर दी है ताकि किसी को कन्फ्यूजन न हो। आपकी जो राजनीतिक सफर थी, आज आप इतने लोकप्रिय हो चुके हैं, तो यहाँ तक आने के लिए आपको कितनी कठिनाई का रास्ता सफर करना पड़ा? बड़ी सरलता के साथ जनता का प्यार मिला और मैंने उनके दरमियान में साफ और सच्ची बातें कही हैं, तो उन्होंने दूसरों के झूठे बयानात सुने, उस पर मुझे विश्वास हुआ। मुझे जो लगता ही नहीं कि मैंने कोई प्रयास किया। ये समझिए ऊपर वाले का देन है या यहाँ की जनता के दिलों की मोहब्बत। जो मैं इस जगह पे आया हूँ, मुझे कठिनाई नहीं हुई, बल्कि लोगों का इतना प्यार मिला जो मैं बड़ी आसानी से मंजिल तय करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले दिनों से आज़ादी से लेकर इस वक्त तक सीमांचल के मुद्दों को, इस क्षेत्र में बसने वाले आम लोगों के जीवन शैली में गुर्बत को, निरक्षरता को, बीमारी को, नदियों के कटाव को, नदियों के बहाव को, लुटती हुई खेती को, लुटती हुई आबरू को, बच्चों की मजदूरी को, महिलाओं की दुर्गति को मैंने जिस मजबूती के साथ बिहार के सदन में पेश किया है, इससे पहले तारीख नहीं मिलेगी आपको। आज अख्तरुल इमाम साहब के सामने कोई अगर हिंदू हो या मुस्लिम महिला हो, 12 बजे रात में आ जाती है, तो क्या अख्तरुल इमाम साहब उसकी हेल्प करते हैं? जहाँ तक बनता है मैं सख्ती भर प्रयास करता हूँ। जो कुछ मेरे पास संसाधन है उससे पूरे प्रयास करता हूँ। जनता से जाकर पूछ लीजिए, जो कुछ घर घर जाते हैं। घर एक एमएलए के लिए तो घर घर जाना, ये कहूँगा कि हाँ जाता हूँ, तो आपके पास कोई मापदंड भी नहीं है। मैं अभी निकला हूँ, अभी पटने से आया हूँ, अभी यहाँ से निकलूँगा, मैं अनगर से होकर दाखिल हो जाऊँगा खाड़ी पुल तक, वहाँ से फिर मैं आगे चले जाऊँगा डगरवा तक। आज कम से कम 1.5 लाख की आबादी के दरमियान मेरा दौड़ा होगा। अब घर घर तो कोई नहीं जा सकता, गांव का मुखिया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ बस्ती बस्ती नगर नगर फिरता रहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आप सबकी समस्या सुनते हैं, कोशिश करता हूँ। फिर आपको डर किस बात की है? और ये भी कहा गया आपके द्वारा कि आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, तो क्या आपको डर लगता है? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मेरे जीने का फैसला ईश्वर ने किया है, मेरे मरने का भी फैसला ईश्वर करेगा। अख्तरुल इमाम को डर लगता है, लेकिन ये बात सुनिए, मुझे डर लगाने की कोशिश लोग कर रहे हैं और इंसान को अपने सुरक्षा के लिए प्रयासरत होना चाहिए। अगर अख्तरुल इमाम को डर लगता तो वक्त के हुक्मरानों के सामने में इतना जुर्रतमंदी के साथ अपनी बातों को नहीं रखता। मैं डरता हूँ, ऊपर वाले से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता। आपने इसकी लिखित शिकायत डीएम को दी है? एसपी को दिया है, चूँकि सुरक्षा का मामला पुलिस वालों से जुड़ा है, यहाँ से लेकर पुलिस मुख्यालय डीजीपी तक के यहाँ दिया है, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष तक को दिया है। मतलब एसपी साहब
से लेके आप डीजीपी साहब तक दे चुके हैं, इस पे कोई कार्रवाई? अब इन लोगों ने आश्वस्त किया है, अब तो कोई कार्रवाई नहीं देख रहा हूँ। आप महिलाओं के प्रति, सीमांचल में महिलाओं के प्रति क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले उन महिलाओं को जो अभी भी अशिक्षित हैं। महिलाओं के शिक्षा के लिए प्रयासरत हूँ। बेटियों को स्कूल ले जाने के सिलसिले में अखबार के पन्ने गवाह होंगे। नीतीश कुमार जी ने साइकिल की पॉलिसी बाद को लाई थी, अख्तर उल ईमान ने पहले ऐलान किया था, और अख्तर उल ईमान ने जिला के टॉपर को सबसे पहले इनाम दिया। मैंने पहले किया और बिहार सरकार ने बाद को किया ये काम। आपने पहले कर दिया? मैंने पहले किया, अच्छा, है ना। और मामला ये है कि आपको मैं ये भी बता दूं कि बेटियों का शोषण दोहन जहेज के लिए होता है, और मैंने शादी भी बगैर जहेज के की और बेटी की भी शादी बगैर जहेज के कराई। अच्छा, आपने बगैर दहेज की शादी भी की और ईश्वर ने उसका इनाम मुझे दिया। मेरी बेटी की भी शादी बगैर जहेज की हुई। मैं शादी ब्याह की फजूल खर्ची से महिलाओं के मान और सम्मान की बात करता हूँ, बेटियों के सम्मान की बात करता हूँ, बेटियों की शिक्षा की बात करता हूँ, जहेज के बगैर इनकी शादियों की बात करता हूँ, इनको जो प्रताड़ित करता है उनसे लड़ता हूँ। आप कहते हैं बेटी को लिए क्या करेंगे? मतलब आप अगर आपके जहन में कोई बात आ जाती है, महिलाओं को प्रताड़ना के मामले सामने उजागर हो जाते, तो आप उसके पीछे खड़े रहते? बिल्कुल, पूरी तवानाई के साथ, पूरी तवानाई के साथ। ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान? वो फिर जो अगर हिंदू और मुसलमान दिखे वो अच्छा इंसान कब हो सकता है? घर किसी का जले उसका मजहब मत पूछो, डूबे अगर कोई तालाब में तो उसका मजहब मत पूछो, डॉक्टर हो तो मरीज का मजहब मत पूछो, नेता हो तो जनता का मजहब मत पूछो। आपके अल्फाजों से लगता है आप शेर व शायरी भी बहुत ज़्यादा? नहीं, शेर व शायरी नहीं, कभी कुछ मंजर देख लेते हैं तो शेर व शायरी कर लेते हैं। तो उसमें आपको लगता है कि अगर आपको बोलना चाहिए तो हम दो शब्द देशवा के दर्शक भी जानना चाहे कि आपके वो अल्फाज जो शेर व शायरी के शब्द से लोग नवाजे? नहीं, मैं शेर व शायरी नहीं, शायरों को पसंद करता हूँ। और एक बात अक्सर कहता हूँ, ज़ब्त की क़ुव्वत न होगी हालात गम जब सुनोगे, उससे बेहतर के चुप ही रहूँ मैं, वरना सुनते ही रो पड़ोगे। इतना डेप्थ में आप कैसे चले जाते हैं? जब इंसान प्रयास करता है तो समंदर पार हो जाता है। ये आप पे ये कि आपने AMI को ही क्यों चुना? मैं समझता हूँ कि देश में इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से ज़्यादा संविधान संगत बात करने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। और पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से एक पार्लियामेंट्री की जो असल जिम्मेदारी होती है कि जन समस्याओं को वक्त के हुक्मरानों के सामने में रखे और संविधान के अनुरूप रखे, मैं उससे बड़ा नेता दूसरे को नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जुल्म कहीं भी हो, ज़्यादती कहीं हो, पगड़ी किसी को उछाली जाए, मारा किसी को जाए, कहीं भी हो, तो सबसे पहले अगर आवाज़ कोई उठाता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। चूँकि सीमांचल पिछड़ा रहा, बिहार के दलितों, पिछड़ों और अक़लियतों की हालत ख़राब रही, मैंने समझा हमारे दर्द की दवा वो बन सकते हैं। उसी ने आकर यहाँ पर कहा कि इस सीमांचल के क्षेत्र की जो दशा है, ये दुर्दशा यहाँ के MLA के मंत्री बनने से हल नहीं होगा, वो तो सरकार की चाकरी करेगा। उसका हल एक ही है कि आर्टिकल 317(1) के तहत स्पेशल जोन करार दिया जाए, ताकि इस इलाके को विशेष पैकेज मिले और यहाँ का उत्थान हो सके। उस नेता का साथ नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? अख्तर उल इमाम किस तरीके से किशनगंज के लोगों के लिए काम करने जा रहे हैं? काम करने जा नहीं रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ नदियों पर पुल की लड़ाई लड़ता हूँ तो हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग पुल नहीं बनाता। स्कूलों की लड़ाई लड़ता हूँ, हॉस्पिटल की। कौन कौन से पुल को? हॉस्पिटल दर्जनों मेरे क्षेत्र को ज़्यादा में जाएंगे तो एक जगह 7 जगह से सड़कें मिलती हैं। और मैंने जितने मुद्दे उठाए हैं, आज तक महानंदा पुल संघर्ष समिति मैंने बनाया, संघर्ष किया, डेरा डाला, तब अवैसी साहब को लाकर नदियों को घाटों पे पार कराया। मेरे क्षेत्र में मैक्सिमम नदियों पर मैंने पुल बनवाया, मैक्सिमम बस्तियों को मैंने सड़क से जोड़ा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए हमने तहरीक उठाई, बाद को दूसरे लोग संग आए और ज़मीन सरकार को देने पर मजबूर किया। किन किन कामों को बताऊंगा? हाई स्कूल की गिनती एक ही बार में 30 कैबिनेट फैसला करके 30 कैबिनेट का हाई स्कूल अपने यहाँ स्थापित करवाने का काम किया। सरकार के गलत फैसलों की हमेशा मुखालिफत की, उर्दू का मामला हो, मदरसे का मामला हो, माइनॉरिटी के लोगों का मामला हो। अभी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं इंसाफ के साथ तरक्की का हम दावा करते हैं, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम को हम 0% टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं की बस्ती में आग लगी, नालंदा शरीफ में, वहाँ पर मदरसा अजीजिया को जलाया गया, 107 साल पुराना, और 4000 हमारी धार्मिक किताबें जलाई गईं। नीतीश जी को फुर्सत नहीं हुआ, अख्तर उल ईमान पहली बार गया, उनके पुलिस वालों ने रोका, दूसरी बार गया। जिनके घर जले, जिनके कारोबार लूटे, उनको जाकर हम लोगों ने रिलीफ का काम किया है। आप कहते हैं क्या करते हैं? सनोबर नाम की बेटी जलाई गई समस्तीपुर में, दिन के 8 बजे उसको कुचल कर मारा गया, आवाज़ कोई नहीं उठा सका, अख्तर उल ईमान उठाया। गुलनाज मारी गई बेटी हमारी,
जल के जलाया गया, उसको शादी के लिए दबाव डाला, तैयार नहीं हुई, जलाकर मार डाला गया उसको, और सिसकते हुए दम तोड़ी उसने। कहाँ? PMCH में। वक्त के हुक्मरानों को फुर्सत नहीं मिली, अख्तरुल ईमान ने बातें उठाई। गया में जुल्म हो, सासाराम में जुल्म हो, अगर कोई भी जुल्म किसी पर हो तो सबसे पहले दौड़ कर लोग MIM के पास आते हैं, और MIM आज वो काम कर रही है। आज कोई भी महिला हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो महिला आज भी बिहार में कितनी सुरक्षित है? आप देख रही हैं, स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, रास्ता चलते हुए बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बेटियां बढ़ाओ की बात ये लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा नालंदा के नर्सिंग कॉलेज में मामला देखा आपने, कि पास करना है तो खुश करना है, आपने देखा होगा। तो ये सारा कुछ जो चीर हरण हो रहा है सीता का यहाँ पर, ये कितने बेशरम हमारे पहरेदार हैं जो उसकी पहरेदारी नहीं कर पा रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? आप भी तो एक बेटी के पिता हैं। यकीनन डर तो लगता है, यकीनन डर लगता है। आज बिहार में एक भी बेटियों का +2 लेवल का एक भी स्कूल हॉस्टल ऐसा नहीं है जहां बेटियों को देखकर आदमी चिंता मुक्त हो सके। आज कहीं भी आज बेटियों की पढ़ाई में बहुत सारी रुकावट सिर्फ यही आ गई है कि कहाँ भेजेंगे, कहाँ क्या करेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ वाकयात हो रहा है, कहीं हॉस्टल में वाकयात हो रहा है, कहीं जहर खा के मर रही है, कहीं छत पर से गिर रही है, कहीं उसको कोई लूट रहा है। ये रातों दिन हो रहा है मामला। आप बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। जब मैं आपके बातों से सुनती हूँ तो लगता है कि आप, अगर आपको मौका मिले तो आप महिलाओं के लिए सबसे अच्छा काम करेंगे। दर्द के तार को कोई छेड़ता है तो गम की आवाज़ तो उससे निकलेगी ही ना, निकलेगी ही ना। उन अय्यारों और मकारों में थोड़े हूँ जो लाश पर देखकर मुस्कुरा कर तस्वीर खिंचवाऊँ, है ना। ऐसा गम के हालात में मैं मुस्कुरा नहीं सकता ना। ये गम की कहानी आपने छेड़ दी है तो जाहिर बात तो करनी पड़ेगी। और लास्ट एक और क्वेश्चन है हमारा आपसे कि मजदूर बिहार में फैक्ट्री हो चुके हैं, उसको कैसे कम करने की कोशिश करेंगे आप? किशनगंज के भी लोग पलायन हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। आपको ये बात जानना चाहिए मैडम कि मैं क्या करूँगा, सारे पैसे जो होते हैं टैक्स के सरकार के खाते में जमा होता है। ऐसा तो नहीं कि वो शिक्षित नहीं है, इस वजह से वो बाहर जाते हैं और यहाँ पे वो साधन। अरे बिहार सरकार ने चूंकि कल कारखाने नहीं खोले, नीतीश कुमार जी ने कहा था मैं खेती को इतना उन्नत कर दूंगा कि देश के हर वासी के पात में एक न कोई सब्जी बिहार की होगी। मैं इतनी नौकरियां दूंगा, इतना कारोबार बढ़ाऊंगा कि कोई नहीं कहेगा कि बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जान रहे हैं आज साउथ में क्या कहा जा रहा है कि बिहारी आकर मेरा टॉयलेट साफ कर रहा है। इन लोगों ने क्या करके रखा, बिहार की शिक्षा नीति को कितना चौपट किया इन लोगों ने। अभी 1,72,000 शिक्षकों की बहाली पर पीठ थपथपाती है सरकार। और कितना शर्म की बात है कि 1,72,000 की वैकेंसी निकलती है, 1,20,000 लड़के ही क्वालिफाई कर पाते हैं। छात्र छात्राएं जो हमारी हैं 1,20,000 क्वालिफाई कर पाते हैं। बेरोजगार बिहार, शिक्षित बिहार, और उसमें भी 35,000 पुराने शिक्षक, 15,000 अन्य प्रदेशों के, 50,000, 70,000 ही, 1,00,000 नौकरियों में लड़के नहीं आ सके। इन लोगों ने प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल किया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया, हाई स्कूल को +2 किया। अब प्राइमरी का टीचर ही +2 के बच्चों को क्या पढ़ाएगा, खाक। नतीजा ये हुआ अनपढ़ लोगों को इन लोगों ने सनद दे दिया। अब बिहार की शिक्षा पॉलिसी को चौपट कर दिया, घर इसने जला दिया। और आज अगर नौकरी दे रहा तो ताली पीट रहे लोग। मैंने कहा अगर नौकरी देने वालों को ताली पीटना चाहिए तो बिहार शिक्षा जगत को जिसने बर्बाद किया उसको भी गाली देनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे इनके जज्बात जो आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।